हेलो एवरीवन, दिस इज योर टीचर संजीव कुमार। आज हम लोग क्लास 12 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, फिजिक्स को, ठीक ना। तो देखो, कोई भी चैप्टर टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हम लोग तो एक प्लान तो बनाएंगे ना, उसके सिलेबस को समझेंगे। देखो, एक बात तुम लोग को बता रहे हैं, इस वीडियो के पहले ही ऑलरेडी तुमको एक वीडियो अपलोड किया गया, उसको ज़रूर देख लेना, जिसमें बताया गया है कि 12th में तुम कैसे बेहतर मार्क्स को ला सकते हो, ठीक ना। 12th एग्ज़ाम में उसमें लिखा हुआ होगा वीडियो में, मोटिवेशन प्लस प्लानिंग टू गेट बेटर मार्क्स इन 12th एग्ज़ाम्स, उसको देख लेना। तो अब आओ हम लोग सिलेबस पे आते हैं। देखो, उसमें हम तुमको क्या बात सिखाए थे, हम सिखाए थे कि कोई भी टॉपिक को स्टार्ट किया जाता है, कोई भी काम को करते हैं तो पहले करना क्या है उसको समझते हैं, यानी सबसे पहले हम लोग सिलेबस को समझते हैं। तो चलो, सिलेबस क्या है इसको बारी बारी से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो, तुम्हारे फिजिक्स के सिलेबस को 10 यूनिट में डिवाइड किया गया, ठीक ना। जो एनसीईआरटी पैटर्न है वो 10 यूनिट में डिवाइड करता है। जो फर्स्ट यूनिट है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं, तो देखो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या क्या इंक्लूडेड है। इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक ना, इलेक्ट्रिक चार्ज या चार्जेज कहो, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स, गॉस लॉ, इसी में पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स। ये जो है पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, यानी ये जो इस पूरे को कंबाइंड वे में समझ लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोला जाता है। कंबाइंड वे में मतलब कैपेसिटर भी उसमें इंक्लूडिंग रहता है। ये अलग बात है कि जनरली हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स को ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। एनसीईआरटी बुक में जो है गॉस लॉ जो तुम्हारा है वो फर्स्ट चैप्टर में ही इंक्लूडेड है। ऐसे एससीवी वगैरह देखोगे तो गॉस लॉ अलग से बनाया गया है, लेकिन ये फर्स्ट चैप्टर में ही इंक्लूडेड है, इसको तो समझ लेना। और पोटेंशियल एंड कैपेसिटर सेकंड चैप्टर है, लेकिन ये जानना ये पूरा टॉपिक मिल करके यूनिट 1 बनता है, जो कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है 12th में, तो केवल 8 मार्क्स के लिए। देखो, 12th का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो बहुत ही डिफरेंट टाइप का है, बहुत ही, क्योंकि इसको पूरे को पढ़ने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन देखो, 12th में एक खासियत क्या है, जैसे जैसे आगे जाओगे ना, वो सिलेबस जो है ना थोड़ा सिंपल होते जाता है, कम टाइम लेने वाला होता है। तो पहले तो मार्किंग स्कीम समझ लो, जो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग है। ये है 8 मार्क्स का। करंट इलेक्ट्रिसिटी ये 7 मार्क्स के लिए है। लेकिन एक बात जानना, ये जो है ना कोई फिक्स्ड बाउंड्री लाइन नहीं है, एकदम एक्यूरेट बाउंड्री है कि 8 से 9 मार्क्स का नहीं हो सकता है, 10 मार्क्स का इलेक्ट्रोस्टैट से नहीं हो सकता है। तो ऐसा भी नहीं है, थोड़ा वो बाउंड्री को क्रॉस भी करेगा, ऊपर नीचे भी जाएगा। लेकिन जो तुमको डिवीजन किया गया है मार्क्स का, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। तो सेकेंड यूनिट है तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो जो फर्स्ट यूनिट है ना, जनरली पढ़ने में तुमको बहुत टाइम लगता है। और एक चीज़ जानना, ऐसे भी कोशिश ये करना चाहिए ना कि जो थोड़ा टाइम टेकिंग पोर्शन हो, अगर तुम उसको आसानी से निकाल लेते हो बेहतर ढंग से, तो आगे जो आसान मिलेगा ना वो और तुम्हारे लिए इजी होते जाएगा। और कुछ लोगों को जो हैबिट होता है कि नहीं, कुछ सेलेक्टिव करके पढ़ लिया जाए, जो ठीक लगे वो पढ़ो, जो नहीं ठीक लगे तो वैसे तो काम चलेगा नहीं, तो स्टडी तो थोरो करना पड़ेगा। तो चलो, अब ये जो है तुमको सिखाए कि करंट इलेक्ट्रिसिटी 7 मार्क्स का। जो थर्ड यूनिट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, ये 8 मार्क्स का है। और ये जानना कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के कंपैरिजन में मार्क्स भले केवल 1 ज़्यादा है, लेकिन इसका कंटेंट अगर कहो तो यूनिट 1 के बाद सबसे ज़्यादा जो टाइम तुमको लेता है वो ये वाला पोर्शन लेता है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। फिर जो तुम्हारा फोर्थ यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, ये तुम्हारा 8 मार्क्स का है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो बहुत ही छोटा टॉपिक है, वो केवल 3 मार्क्स के लिए।
इसके बाद जो है तुम एनसीईआरटी के अब सेकेंड वॉल्यूम में आ गई, फर्स्ट वॉल्यूम है तुम्हारा, ठीक ना, ये फर्स्ट वॉल्यूम है। सेकेंड वॉल्यूम जो है उसमें तुमको पढ़ना है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, ये कंबाइंड वे में 14 मार्क्स का है। और सेवेंथ जो तुम्हारा यूनिट है, देखो यहां से जो यूनिट है, ये जो चारों यूनिट है, इसको कंबाइंड वे में हम लोग मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं, ठीक ना, कंबाइंड वे में मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। ये फिजिक्स में सबसे आसान टॉपिक माना जाता है और मार्क्स गेनिंग टॉप भी है। इसके हेल्प से बेहतर ढंग से तुम मार्क्स को ऑब्टेन कर सकते हो। ये टाइम टेकिंग पोर्शन इसमें नहीं रहता, खास करके उसमें कुछ एटम्स वगैरह जो पढ़ना है, ये सब कुछ हद तक तुम केमिस्ट्री में भी पढ़े रहते हो, तो फिजिक्स में एक तरह से रिवीजन उसमें होता है। तो देखो सेवेंथ यूनिट तुम्हारा है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। जैसे देखो केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ता होगा ना कि इलेक्ट्रॉन जब मोशन में होता है तो वो पार्टिकल नेचर को भी शो करता है और वेव नेचर को भी शो करता है, ठीक ना। तो उसी से कुछ रिलेटेड है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसी को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक ना। ये जो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर है उसी को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बोलते हैं। और एक बात जाना, ये जो ऑप्टिक्स है ना, इसी ऑप्टिक्स को हम लोग लाइट भी बोलते हैं। इसलिए कितना स्टूडेंट समझ नहीं पाता है कि आप तो लाइट कहीं लिखे ही नहीं। अब देखना, जो तुम्हारा 8th यूनिट है वो है एटम्स एंड न्यूक्लियाई। एटम्स न्यूक्लियाई में खास करके एटम वाला जो पार्ट है, जो बोर्स मॉडल वगैरह ये सब तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो, उससे रिलेटेड है। लेकिन न्यूक्लियाई में तुम पढ़ोगे रेडियो एक्टिविटी वगैरह, उसके रेडिएशन से रिलेटेड को, ठीक ना। फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, देखो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है ना, उसी में सेमीकंडक्टर डिवाइसेज के बारे में, जंक्शन ट्रांजिस्टर वगैरह, डायोड वगैरह, इस सब को पढ़ोगे। और फिर जो है देखो, ये ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग ये कम्युनिकेशन सिस्टम था, जिसको पिछले बार जो है इसको सिलेबस से हटा दिया गया है। लेकिन न्यू कोई नोटिफिकेशन नहीं है। हाँ, कुछ कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस में अभी भी ये बना हुआ है। हालांकि ये कोई बहुत टफ टॉपिक नहीं है, लेकिन ये पूरे समझ लो कंबाइंड वे में जो है तुम्हारा 22 मार्क्स का है। तो देख लो, इस तरह से जो है फुल मार्क्स जो तुम्हारा रहता है 12th बोर्ड में, वो कितना होता है 70 का, है ना। 70 हो गया बोर्ड का जो थियरी पार्ट हो गया, और 30 जो होता है वो तुम्हारा प्रैक्टिकल होता है। तो एक बार तो ऐसा करो कि तुम इसका ये जो है स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक ना। तो अब जो है हम लोग फर्स्ट यूनिट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसको समझते हैं। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करके बुक में कोई चैप्टर नहीं रहता है। जैसे एससीबी पढ़ोगे ना तो उसमें लिखा रहेगा फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे ना, लिखा रहेगा इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। तो अब उस पे मत जाना, ओवरऑल कंटेंट तो सेम ही न रहना है, पूरा कंटेंट में कोई फर्क पड़ना नहीं है। तो इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग जिस फर्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे, एक्चुअली हम लोग जो है ना एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग जो टॉपिक है उसको सिलेबस को फॉलो करेंगे। यानी कि जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसमें इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स, या केवल फील्ड्स बोलो, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स, और इसी में इंक्लूडिंग जो होगा तुम्हारा गॉस लॉ भी होगा। अब देखो, पहले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। देखो स्टैटिक वर्ड का मतलब क्या होता है रेस्ट में। ये बात जानना कि चार्ज जब रेस्ट में हो, चार्ज जब मोशन में हो, उसमें भी मोशन में अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, उसमें अगर एक्सेलरेशन हो, तो वो डिफरेंट नेचर को शो करता है। एक चीज और जानो, कोई चीज रेस्ट में है
कैसे पता करोगे? तो कहोगे इसमें क्या दिक्कत है, देखिए ये पेन जो है आपके हाथ पर है, रुका हुआ है, रेस्ट में है। क्या वाकई में ये पेन रेस्ट में है? बिल्कुल नहीं। जब पूरे अर्थ ही मोशन में है तो ये पेन रेस्ट में कैसे हो सकता है? यानी तुम स्टैटिक वर्ड भी जो यूज करते हो ना, वो एक रिलेटिव टर्म है। मतलब जो ऑब्जर्वर है, जो देख रहा, उसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है ना। इसलिए हम लोगों को अभी जो बात करना है वो स्थिर चार्ज के बारे में बात करना है। देखो, चार्ज में जैसे ही मोशन आएगा ना तो वो डिफरेंट नेचर शो कर देगा, तो उसको हम लोग कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काउंट नहीं करेंगे। अब ये नहीं कि कोई तुम प्रॉब्लम बना रहे हो और उसमें चार्ज में कुछ मोशन आ गया तो बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मूविंग चार्ज आ गया। बिल्कुल नहीं। उसमें जब भी चार्ज का चर्चा करेंगे तो स्थिर चार्ज के बारे में चर्चा करेंगे। इसीलिए इसको हम लोग डिफाइन ऐसे करेंगे कि देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, तो बोलेंगे ना, इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we deals या study about the static electric charge। ठीक ना, स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज। लेकिन जो चार्ज हो सके तुमको रेस्ट में दिख रहा हो, वही चार्ज किसी को मोशन में भी दिखाई पड़ सकता नहीं। थोड़ा ऐसा समझो, तुम जैसे ट्रेन से जा रहे हो और खिड़की से ज़मीन को देखते हो, तुमको क्या लगता है ज़मीन ही भाग रहा है? जो पत्थर वगैरह रखा हुआ है, सब झाड़ी वगैरह भागते जा रहा है। तो अब एक बात बतलाओ, तो कोई चीज़ स्थिर है उसको हम समझेंगे कैसे? तो याद रखना, स्टैटिक का मतलब हुआ कि विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर उसको स्टडी कर रहा है उसके लिए है। वैसे जब हम लोग पढ़ेंगे चार्ज जब मोशन में होता है, तो चार्ज जब मोशन में होगा ना, वही जो जैसे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में सुना होगा, वायर में करंट का फ्लो होता है, उसमें चार्ज मोशन में आ जाता है कि नहीं? या सिंपली ही चार्ज अगर मोशन में हो, कोई चार्ज पार्टिकल को तुम प्रोजेक्ट कर दिए हो, तो उस केस में वो जो चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावे मैग्नेटिक फील्ड को भी प्रोड्यूस करेगा। वो यानी वहाँ मैग्नेटिक फोर्स का भी बात करते हैं, केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का बात नहीं करते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स में वहाँ मैग्नेटिक फोर्स भी शामिल हो जाता है। इसलिए तुम तत्काल ये जानो कि हम लोग फिलहाल वो बात करेंगे जिसमें चार्ज स्टैटिक हो विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर उसको स्टडी कर रहा उसके रिस्पेक्ट में स्थिर हो। ठीक ना? आगे तुम समझोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड मोर ओवर वो एक ही टाइप का फील्ड है, क्योंकि एक ही चार्ज जो है किसी को रुका हुआ नजर आ रहा है, किसी को मोशन में नजर आ रहा है। तो कोई कहेगा ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, कोई कहेगा केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है ना। तो वो हम लोग डील करेंगे, वो आगे समझेंगे। ठीक है? तो ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिफिनीशन हुआ। बाय द वे, तुमसे अगर कोई पूछे कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा, आगे पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? तो उसमें बोलेंगे कि ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक ना? इट इज द, सीधे इसमें भी लिख लो, ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about the इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज क्या है? तो जानना कि it includes
includes electric and magnetic force both. इसमें दोनों जो है फोर्स शामिल होता है। नॉलेज के लिए जानो कि इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल टाइप्स ऑफ चार्जेस। ऑल टाइप्स कहने का मतलब आइदर इट इज इन रेस्ट और इन मोशन, but magnetic force acts on moving charge particles, है ना। देखो क्या समझा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स के उस ब्रांच को बोलते हैं जिसमें हम लोग स्थिर चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही चार्ज में मोशन आ गया तो वो समझ लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूछा जाए क्या है तो बोलेंगे इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है तो बोलेंगे इट इंक्लूड्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स बोथ, एंड इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल टाइप ऑफ चार्जेज। ठीक ना, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है ना, चार्ज रुका हुआ होगा उस पर भी लगता है, मोशन में होगा उस पर भी लगता है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो केवल मूविंग चार्ज पार्टिकल पे लगता है। ये हम लोग आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक ना, इसका जो है एक स्क्रीनशॉट तुम ले लो। तो अब आओ हम लोग इसमें पढ़ते हैं चार्ज के बारे में। पूछा जाए चार्ज क्या, देखो जैसे कोई भी बॉडी पे मास होता है, मास क्या है, उसका इंटरनल प्रॉपर्टी है, वैसे ही चार्ज भी बॉडी का इंटरनल प्रॉपर्टी होता है। तो चार्ज को हम डिफाइंड कैसे करें, तो देखो हम लोग प्रैक्टिकली ये देखते हैं, कोई भी अगर बॉडी में जितना नंबर में इलेक्ट्रॉन और उतना ही नंबर में प्रोटॉन अगर हो तो वो न्यूट्रल बॉडी होता है। चार्ज होने के लिए उसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन एक्सेस होना चाहिए, दोनों अगर इक्वल नंबर में होगा तो उस केस में वो चार्ज बॉडी नहीं होगा। अब तुमसे अगर कोई पूछे कि लेकिन इसको डिफाइन कैसे करें, तो देखो हम लोग चार्ज को इस तरह से डिफाइन करते हैं। याद करो तुम जब ग्रेविटेशन पढ़ता था तो उसमें बोलता था ना कि भाई दो मास में अट्रैक्शन होता है। ठीक ना, न्यूटन का दिया हुआ कंसेप्ट था ना कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिसके पास मास हो वो एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो मास में अट्रैक्शन होता है। लेकिन तुम सोचो प्रैक्टिकली तुम कभी देखे हो कि दो पेन को नज़दीक में रखे और वो अट्रैक्ट कर लिया, नहीं। यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, अगर स्मॉल ऑब्जेक्ट का बात किया जाए, कम अमाउंट के ऑब्जेक्ट का मास का बात किया जाए, तो वो जो है फोर्स निग्लिजिबल होता है, न के बराबर होता है, बहुत कम होता है। लेकिन चार्ज के केस में देखा क्या जाता है कि उसको नज़दीक में रखते हैं वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लेता है ना। अगर मान लो ये दोनों पेन जो है चार्ज बॉडी हो और इसको जब एक दूसरे के नज़दीक रखते हैं तो एक दूसरे को ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है, रिपेल भी कर देता है। मतलब कि चार्ज में अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों होता है। तो चार्ज को डिफाइन कैसे करें, सोचो थोड़ा 9th-10th में तो तुम पढ़ा होगा, जैसे प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज। पॉजिटिव निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है, दोनों सेम नेचर का हो, है ना। अनलाइक चार्जेज जो है वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और लाइक चार्जेज जो है एक दूसरे को रिपेल करता है। ऑलरेडी ये सब बात तुम थोड़ा बहुत जानते हो। लेकिन चार्ज को हम डिफाइन कैसे करें, तो एक बात तो समझ गया, रिपल्सन अगर हो रहा है ना, रिपल्सन हो रहा है
तब तो ग्रेविटेशन में तो रिपल्सन तो नहीं होता है। इसीलिए कोई भी बॉडी जो है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, कोई कहेगा ये दोनों ऑब्जेक्ट है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, क्या ज़रूरी है कि दोनों चार्ज बॉडी है? तब ये बोलना मुश्किल है। ये अलग बात है कि चार्ज बॉडी होने पर अट्रैक्शन का फोर्स बहुत स्ट्रांग हो जाता है, लेकिन अगर दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है तो अट्रैक्शन तो दो रीजन से भी ना हो सकता है, एक तो ग्रेविटेशनल भी होता है और एक इलेक्ट्रिकल भी होता है। तुम कैसे समझोगे कि वो इलेक्ट्रिकल ही है? तो इसमें देखो, इस बात को जानना कि दो बॉडी एक दूसरे को अगर स्ट्रांगली अट्रैक्ट करे या स्ट्रांगली रिपेल करे, तब हम लोग बोलेंगे कि वो चार्ज बॉडी है, ठीक ना, उसके पास चार्ज है। तो तुम बोल सकते हो चार्ज के डिफिनीशन में इट इज इंटरनल प्रॉपर्टीज या फंडामेंटल प्रॉपर्टीज या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जैसा बोलते हैं, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉडी due to which two bodies strongly attract और repel each other, है ना। दो बॉडी जो है एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करे या रिपेल करे। ध्यान से सुनो, इट इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच टू बॉडीज स्ट्रांगली अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। देखो, अट्रैक्ट और रिपेल कर सकता है तो इसी से समझा कि चार्ज दो नेचर का होता है। तो ये तो हम लोग इसके बेसिक डिफिनीशन को समझे। अब तुमसे पूछा जाए कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज, है ना, चार्ज का प्रॉपर्टीज क्या क्या। चलो, कुछ प्रॉपर्टीज है जो बहुत तुम सिंपल वे में जानते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी तुम बोल सकते हो कि इट हैज टू फॉर्म्स, पॉजिटिव एंड निगेटिव। लेकिन देखो, इसमें एक बात जानना, ये पॉजिटिव और निगेटिव जो है वो मैथमेटिक्स के तरह पॉजिटिव निगेटिव नहीं है। अगर तुमसे कोई पूछे कि +5 कूलम और -5 कूलम में बड़ा कौन, तब तुम बोलोगे कि ये दोनों इक्वल है, दोनों का केवल नेचर अलग, ठीक ना, दोनों का नेचर अलग है, दोनों एक ही नहीं है। समझ रहे हो ना, नेचर वाइज अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज क्या है, सेम है। एक बात जानना, जैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तुमसे कोई कहे किसके पास चार्ज ज़्यादा है, प्रोटॉन के पास चार्ज ज़्यादा है कि इलेक्ट्रॉन के पास ज़्यादा है, तो तुम क्या बोलोगे? बोलोगे दोनों के पास चार्ज जो है वो इक्वल है, मैग्नीट्यूड में दोनों का चार्ज इक्वल है, लेकिन साइन में क्या होता है, अपोजिट होता है। लेकिन ज़्यादा कौन है, तो बोलेंगे देखो उस तरह से कंपेयर नहीं करते हैं, ये तो नेचर है, एक का नाम दे दिया गया है। भाई देखो, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दो अलग अलग नेचर के चार्ज रखता है, तो अलग अलग नेचर के चार्ज को रखता है, इसलिए एक को नाम दे दिया गया पॉजिटिव, दूसरे को नाम दे दिया गया निगेटिव। अगर शुरू में ही इलेक्ट्रॉन के ही चार्ज को पॉजिटिव बोला गया होता और प्रोटॉन के चार्ज को निगेटिव बोला गया होता तो आज हम लोग यही पढ़ते। यानी ऐसा नहीं है कि तुम बोलोगे कि प्रोटॉन के पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के निगेटिव। हाँ, ये कन्वेंशनली हम लोग मान लिए, इसीलिए अब हम लोग बोलते हैं कि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है। जस्ट लाइक कन्वेंशन है, सही मायने में तो ये दोनों दो डिफरेंट नेचर का चार्ज है ना। तो चलो, ये तो हम लोग समझे, इट हैज़ टू फॉर्म्स, पॉजिटिव एंड निगेटिव। देखो, सेकंड बात जानो, ऐसे भी एक चीज समझो, तुमसे अगर कोई पूछ दे कि बतलाओ चार्ज जो है वो वेक्टर है कि स्केलर है, तो अब थोड़ा कॉमन सेंस से सोचो, तुमसे कोई कहे बतलाओ इस पेन पर कितना चार्ज है, तो क्या तुम ऐसे बोलोगे 10 कूलम डायरेक्टेड ड्यू ईस्ट, ऐसा बोल सकते हो क्या? नहीं,
ऐसा तो नहीं बोलेंगे। चलो 10 कूलम -10 कूलम, यही ना बोल सकते हो। यानी कि एक तो ऐसे ही स्पष्ट है कि चार्ज जो है उसमें कोई डायरेक्शन का तो कोई मतलब होता ही नहीं है। इसलिए चार्ज कैसा क्वांटिटी है, तो बोलेंगे इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, है ना। चार्ज कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर होने के कारण इसको तुम ऐड कर सकते हो, अलजबरा के तरह नहीं। इट कैन बी एडेड अलजेब्रिकली। जैसे अलजबरा में ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो उस तरह से इसको तुम कर सकते हो। तो एक काम करो, इसका भी जो है एक स्क्रीनशॉट ले लो। देखो थर्ड प्रॉपर्टी में जानो, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर चार्ज कैरियर इन द यूनिवर्स। यानी कोई भी बॉडी को अगर चार्ज देना है, उससे चार्ज लेना है, तो किसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के थ्रू। इसीलिए ये जानना कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज, या इसको हम लोग ना क्वांटा ऑफ चार्ज बोलते हैं। क्वांटा का मतलब तुमको समझा रहे हैं। क्वांटा ऑफ चार्ज इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक ना। जब भी मिनिमम चार्ज की बात हो तो देखो प्लस माइनस ई, और ई कितना हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम, ठीक ना। इस रिजल्ट को याद रखना। चार्ज का जो मैग्नीट्यूड अगर बोलो तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से कम नहीं हो सकता है। क्यों कम नहीं हो सकता है, क्योंकि क्या तुम इलेक्ट्रॉन को तुम हाफ कर सकते हो, हाफ ऑफ इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस है। तो देखो जो एग्जिस्टेंस का उसका चार्ज का फॉर्म है ना, उस एग्जिस्टेंस जो हुआ, जो एलिमेंट्री पार्टिकल जिस तरह से वो एग्जिस्ट कर रहा हो, उसी को नाम क्या दिया जाता है, क्वांटा, ठीक ना। क्या बोलते हैं इसको, क्वांटा बोलते हैं। अब देखो क्या इसको समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोले, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर चार्ज कैरियर इन द यूनिवर्स एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज या क्वांटा ऑफ चार्ज इज इक्वल टू चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन या और प्रोटॉन, है ना। चलो अब जो है फोर्थ पॉइंट में समझना, हम लोग बात कर रहे हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब हो गया ना वो डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज। अब कहोगे डिस्क्रीट क्या हुआ, जैसे डिस्क्रीट को तो हिंदी में अगर बोलो अलग अलग, मतलब चार्ज का वैल्यू जो है ना वो कंटिन्यूअस नहीं होता है, वो डिस्क्रीट होता है। मतलब अगर कोई बॉडी के पास तुम चार्ज दिए तो कम से कम चार्ज अगर तुम दिए तो इतना चार्ज दे सकते हो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये तो कम से कम हुआ। अगर इससे जस्ट बढ़ा दिए तो तुम 2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल या 2 प्रोटॉन के इक्वल दोगे, तो 2 प्रोटॉन के इक्वल जो दोगे तो इसका डबल कर दोगे तो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर तुमसे कोई पूछे कि क्या इस दोनों चार्ज के बीच में कोई तीसरा चार्ज पॉसिबल है क्या चार्ज कभी 1.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो सकता है, क्या इन दोनों के बीच में कोई चार्ज की पॉसिबिलिटी है, तो बोलेंगे नहीं। कहा जाए क्यों नहीं है, तो बोलेंगे देखो भाई चार्ज जब होगा तो या 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा, नहीं तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन के, 1 प्रोटॉन के इक्वल होगा, नहीं तो 2 के, 1.5 इलेक्ट्रॉन, 1.25 इलेक्ट्रॉन, 1.3 इलेक्ट्रॉन, ऐसा तो नहीं होता है। इसलिए चार्ज जब भी होगा तो वो डिस्क्रीट होगा, अलग अलग होगा, वो कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक ना। द वैल्यू ऑफ चार्ज
इज नॉट कंटिन्यूअस, ठीक ना, बोल सकते हो इट इज डिस्क्रीट इन नेचर। और तो इसको क्वांटाइज का मतलब क्या होता है? हम लोग बोलते हैं चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज किसको बोलेंगे? थोड़ा ऐसा समझो। अब चार्ज जब होगा तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल, 2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल, 3 इलेक्ट्रॉन के इक्वल, मतलब कि वो बीच का तो फ्रैक्शन में तो पॉसिबल है नहीं। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि चार्ज जब भी होगा तो अपने क्वांटा के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, ठीक ना, क्वांटा के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, यानी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में। यानी हम लोग बोलेंगे कि चार्ज इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, या इसी को हम लोग क्वांटा बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चार्ज, वही चार्ज का क्वांटा हो गया, मिनिमम वैल्यू हो गया, ठीक ना। तो बोलेंगे चार्ज इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, हेंस इट इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, ठीक ना। जब इस तरह के नेचर को शो करता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटाइज्ड। अब इसी को हम लोग देखो लिखते इस तरह से, Q इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई, क्योंकि देखो चार्ज प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, n इंटू ई, जहां n जो है 1 2 3 4 इस तरह से, 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल, 2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल, 3 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि ऐसा नहीं ना होगा कि चार्ज जो है 1.5 इलेक्ट्रॉन के इक्वल। तो उम्मीद है क्वांटाइजेशन का मतलब समझ गया होगा, ठीक है। तो इसका जो है एक स्क्रीनशॉट तुम ले लो। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, या सीधे ऐसे बोलो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ? तुम ऑलरेडी एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह पढ़े हुए हो। हम लोग क्या बोलते हैं कि जब एनर्जी इनिशियली और फाइनली इक्वल हो तो एनर्जी कंजर्व होगा, मोमेंटम इनिशियली और फाइनली इक्वल हो तो मोमेंटम कंजर्व होगा। तो वैसे ही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो बोलेंगे कि कोई भी अगर आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक ना, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट, जिसको सराउंडिंग वगैरह से कोई मतलब नहीं है। तो कोई भी अगर आइसोलेटेड सिस्टम, तो उसका जो टोटल चार्ज होता है वो कंजर्व होता है। जैसे मान लो कोई सिंगल ऑब्जेक्ट का बात की, सिंगल एक ऑब्जेक्ट और इसके पास मान लो 10 कूलम चार्ज, सपोज करो। अगर मान लो इसको तुम 2-3 पार्ट में बांट दिया, कट कर दिया 3 पार्ट में, तो ठीक है, हो सके इसको 3 कूलम चार्ज मिला, इसको 3 कूलम चार्ज मिला, इसको 4 कूलम चार्ज मिला, लेकिन सम ऑफ चार्ज कितना होगा? 10 कूलम के 10 कूलम होगा। अगर मान लो इस तरह का बात हो, जैसे हम लोग कोई चार्ज बॉडी लिए, इसके पास जैसे 10 कूलम चार्ज, मान लो ये कंडक्टर है, ठीक ना, ये कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर। तुम क्या किए कि एक दूसरा कंडक्टिंग स्फीयर जिस पर मान लो 0 चार्ज, दोनों एक ही टाइप का, माने साइज में एक ही है, आइडेंटिकल है, दोनों मेटल स्फीयर है ना, दोनों को तुम कांटेक्ट में लाओ। तो जब तुम कांटेक्ट में लाओगे दोनों के, तो क्या देखोगे? मान लो अभी स्टार्ट में अलग अलग है, कांटेक्ट में नहीं, तुम कांटेक्ट में लाए तो क्या देखोगे कि अगर दोनों जो है शेप में एक जैसा है, साइज में एक जैसा है,
तो +5 कूलम इस पर आ गया, +5 कूलम इस पर आ गया, लेकिन टोटल चार्ज तो ज्यों का त्यों न रह गया। ये देखो, ये कंबाइंड वे में दोनों मिला करके एक आइसोलेटेड सिस्टम है। ये सिंगल बॉडी का आइसोलेटेड सिस्टम लिए, मतलब जिसको बाकी किसी से मतलब नहीं है, ठीक ना। तो कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम होगा तो उसका टोटल चार्ज जो है, ठीक ना, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक ना, जिसको सराउंडिंग से कोई मतलब नहीं हो, आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व, ठीक ना, वो हमेशा कंजर्व होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक ना। अब देखो हम लोग जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं, पहले तो एक काम करो, इसका जो है एक स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, अब देखो जो हम लोग इसके बाद वाले प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। देखो, प्रॉपर्टीज़ का कोई ऑर्डर नहीं कि पहला के बाद दूसरा यही है, तीसरा यही है, मतलब कोई सारे प्रॉपर्टीज़ को जानना है। बहुत तरह का प्रॉपर्टीज़ है, तुम ऐसे भी बोल सकते हो, अनलाइक चार्जेज रिपेल इच, अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर, है ना, वो सब भी जो है ना प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज ही हैं। लेकिन चलो हम लोग जो है 6 पॉइंट पे पहले समझते हैं। इट इज इंडिपेंडेंट, ठीक ना, इसी को हम लोग इनवेरिएंट भी बोलते हैं, ऑफ रिफरेंस फ्रेम, इंडिपेंडेंट ऑफ रिफरेंस फ्रेम। अब तुमसे कोई कहे कि इसका मतलब क्या हुआ, तो बोलेंगे इसका मतलब है कि द वैल्यू ऑफ चार्ज, है ना, वैल्यू ऑफ चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, यानी अगर 5 कूलम का चार्ज है तो 5 ही कूलम का रहेगा, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे वो मोशन में हो। ध्यान से सुनो, इंडिपेंडेंट ऑफ रिफरेंस फ्रेम। तो रिफरेंस फ्रेम तो बहुत तरह का हो सकता है ना, जैसे मान लो तुम कोई ऐसे फ्रेम में बैठे हुए जो रुका हुआ है, पढ़ा होगा ना, इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो फ्रेम चाहे कैसा भी हो, अगर 5 कूलम चार्ज को रख दिया, यानी मान लो ये पेन है और इस पर 5 कूलम चार्ज है, और इसको तुम क्या किए कि रख दिए एक कार में, और कार ए एक्सेलरेशन से चल दिया, तो क्या इसके चार्ज का वैल्यू चेंज हो जाएगा? तो बोलेंगे नहीं, चार्ज जो है वो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है। बोलेंगे इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस फ्रेम, यानी द वैल्यू ऑफ चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट आइदर इट इज इन रेस्ट, इट इज इन रेस्ट और इन मोशन, और इन मोशन। लेकिन देखो, ये सेम बात जो है ना मास के लिए नहीं होता। जो आइंस्टाइन का रिलेटिविस्टिक थियरी है वो अभी तो तुम लोगों को नहीं पढ़ना है, लेकिन ये जानो नॉलेज के लिए कि ऑब्जेक्ट का जो मास है वो वेरिएबल होता है। तो तुमको लगेगा कि हम लोग जब प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते थे तो क्या बॉल को फेंक दिए तो बॉल मेरे हाथ में है तो मास कुछ और है, और वेलोसिटी दे दिए तो कुछ और है। तो बोलेंगे कि देखो, प्रैक्टिकली जो है वो तो कुछ चेंज होता है, लेकिन वो इतना स्मॉल चेंजिंग होता है कि हम लोग मास को एक तरह से कांस्टेंट मान करके चल, यानी जब वेरी स्मॉल वेलोसिटी का बात हो तो मास जो है वेरिएबल नहीं होता है। लेकिन वैसे तुम जानो, अगर तुम्हारे माइंड में आए कि मास आखिर किस इक्वेशन को फॉलो करता है, ये फिलहाल यहाँ कोई ज़रूरत तुमको नहीं है, केवल नॉलेज के लिए तुमको बता दे रहे हैं। तो मास जो है वो इस इक्वेशन को फॉलो करता है। यहाँ m0 जो दिखाए हैं ये हो गया रेस्ट मास, मतलब ऑब्जेक्ट जब रुका हुआ हो तब उसका जो मास है वो m0 है, और जैसे जैसे इसका वेलोसिटी बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे इसका वेलोसिटी बढ़ते यानी v का वैल्यू बढ़ते जाएगा, मतलब ये कितना बढ़ करके होगा भाई, माने लाइट के कंपेयर में हो जाना चाहिए, है ना। बहुत ज़्यादा अगर वेलोसिटी हो जाए तो देखो ये v जितना ही बढ़ेगा, थोड़ा सोचो, ये जो डिनोमिनेटर है उतना ही कम होगा,
और डिनोमिनेटर जितना ही कम होगा मास उतना ही बढ़ेगा। यानी कि वेलोसिटी अगर बढ़ते जाए तो मास क्या होता है, इंक्रीज करते जाता है, मास बढ़ते जाता है। तो इसलिए मास रिफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ हो तब उसका मास, और मोशन में हो तब उसका मास अलग अलग होगा। अगर जानते हो कोई ऑब्जेक्ट, अगर सपोज करो ये जो पेन है, कोई मटेरियल पार्टिकल है ना, ये मटेरियल पार्टिकल ही ना है, कोई भी मटेरियल पार्टिकल अगर सपोज करो उसको लाइट के वेलोसिटी के इक्वल वेलोसिटी दे दिया जाए, यहाँ याद रखना v जो है ना वो है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और c क्या है, तो c है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। देखो अगर c और v इक्वल हो जाए तो क्या होगा, थोड़ा देख लो तो। if v इज इक्वल टू c, सोच लो अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या पेन लाइट के वेलोसिटी से अगर मूव करने लगे तो c बाई सी 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, m इजकल टू m नॉट बाई जीरो, यानी तब मास क्या होगा, इनफाइनाइट लेना पड़ेगा। लेकिन देखो ये सब हम लोगों को बात करना ही नहीं है, इसका कोई मतलब ही यहाँ पे नहीं है। तुम ये जानना सीधे कि चार्ज जो है वो ना रिलेटिविस्टिक इक्वेशन को फॉलो करता है, वेलोसिटी कम हो जाए ज़्यादा हो जाए उससे चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, यानी अगर चार्ज 5 कूलम है और वो रेस्ट में है, ठीक ना, अगर रेस्ट में है वेलोसिटी 0 है, और अगर मान लो इसका वैल्यू 5 कूलम है, तो ये अगर मोशन में आ जाए तब भी समझ लो इसका वैल्यू कितना रहेगा, 5 कूलम ही रहेगा। इसके वैल्यू को मोशन से कोई फर्क पड़ना नहीं है, ठीक ना। तो चलो इसका भी जो है एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो एक सिंपल प्रॉपर्टी जो अक्सर तुम यूज में लाते हो, बोलेंगे क्या, लाइक चार्जेज मतलब सेम नेचर ऑफ चार्जेज, लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। एक प्रॉपर्टी तुम्हें भी बोल सकते हो। अब चलो, ठीक ना, अब इसको बहुत एक्सप्लेन तो नहीं करना है। जैसे मान लो 2 पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो लाइक चार्जेज हो गया तो रिपेल करेगा, और अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो अनलाइक हो गया, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। आगे हम लोग कूलम फोर्स पढ़ेंगे, उसमें भी सीखेंगे। अब देखो तुमको जो नेक्स्ट पॉइंट सिखा रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट में तुम ये जानो कि चार्ज जब रेस्ट में होगा, ठीक ना, चार्ज एट रेस्ट, तो बोलेंगे प्रोड्यूसेज इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रोड्यूसेज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो चार्ज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसेज इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये फील्ड लिख दिया शॉर्ट में ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक ना। रुका हुआ चार्ज, स्थिर चार्ज केवल इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चार्ज जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तब क्या करता है, प्रोड्यूसेज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल मतलब समझ रहे हो, जब चार्ज पार्टिकल का जो है वेलोसिटी चेंज हो रहा हो,
है ना, वेलोसिटी बढ़ रहा हो, घट रहा हो, या डायरेक्शन में भी चेंजिंग हो रहा हो। थोड़ा याद करो तो, तुम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ता है, चाहे एटम न्यूक्लियाई में भी आगे तुम सीखोगे। तो इलेक्ट्रॉन जब सर्कल में मूव करता है ना, ये न्यूक्लियस के चारों ओर जब मूव करता है, तो बतलाओ तो इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन तो ऑल टाइम जो है वैरी करते रहता है ना। तो बतलाओ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, जैसे वहाँ भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल हुआ कि नहीं? तो याद करो, या अभी अगर नहीं सीखे होगे तो तुम जानो, ये मैक्सवेल का दिया हुआ कंसेप्ट था कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी लाइट वगैरह जो है, जो तुम लोग आगे सीखोगे, वो फोटोन थियरी ऑफ लाइट में भी पढ़ोगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह इस सब में भी पढ़ोगे। तो खैर फिलहाल ये जानो कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल जो है वो प्रोड्यूस करता है, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेज इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स याद रखना। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग। देखो एक बात और हम लोग देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास। दोनों बॉडी का इंटरनल प्रॉपर्टीज है, दोनों में क्या बेसिक डिफरेंसेज है, ठीक ना। चार्ज एंड मास आर टू फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, दोनों फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है, लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या है? देखो फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेज कैन बी अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, ठीक ना। दो चार्ज जो है ना एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकता है, रिपेल कर सकता है, लेकिन मास हमेशा क्या करता है? अट्रैक्ट करता, वो कभी रिपेल नहीं। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जानते ही हो। देखो ये सब बहुत दिमाग लगाने वाला पॉइंट नहीं है, सिंपल पॉइंट है। देखो सेकंड पॉइंट में क्या लिखे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। अभी पढ़े हो कि चार्ज रेस्ट में रहे, मोशन में रहे, वो हमेशा क्या होता है? कंजर्व होता है। लेकिन मास इज नॉट कंजर्व। तो कहोगे मास कंजर्व नहीं है, पेन अगर मान लो 20 ग्राम के तो फेंक देंगे, कुछ और हो जाएगा क्या? तो एक बात जानो, अभी तुमको सिखाए थे कि जब ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी आता है तो उसके मास में वेरिएशन होता है। साथ में एक बात और जानो कि मास जो है ना वो एनर्जी का भी फॉर्म है। जो ड्यूअल नेचर जब तुम पढ़ोगे उसमें जानोगे, आइंस्टाइन का इक्वेशन, कोई भी ऑब्जेक्ट का मास अगर m हो तो उसमें एनर्जी m इंटू सी स्क्वायर होता है। यानी कि देखो यहाँ लिख दिया हो, मास इज नॉट कंजर्व, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। इसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। आगे तुम सीखोगे जब न्यूक्लियाई टॉपिक को पढ़ोगे कि जैसे हीलियम न्यूक्लियस में जो है ना 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होता है, उसी को तुम डिस्क्रीट कर दो अलग अलग करके और तब उसका मास मेजर करोगे तो वो डिफरेंट आता है, और उसको कंबाइंड करके न्यूक्लियस में रख दो और तब मास मेजर करोगे तो डिफरेंट आ जाता है। वहाँ पे हम लोग ये बोलते हैं कि जो मास में फ़र्क आता है एक्चुअल वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। तो अभी वो बात समझ में नहीं आएगा बहुत अच्छी तरह से, लेकिन हाँ इतना जानो कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो मास, ठीक ना, मास इज नॉट कंजर्व, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। अब देखो थर्ड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, तो अभी प्रॉपर्टीज पढ़ा ही था कि 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, चाहे 1 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से ही, मतलब फ्रैक्शन में तो चार्ज हो नहीं सकता है। लेकिन कोई पूछे तुमसे कि क्या मास क्वांटाइज्ड होता है? मास भी कुछ सर्टेन जो एलिमेंट्री पार्टिकल है उसके मास के मल्टीपल में होता है। तो तुम ये भले बोल सकते हो कि मास क्वांटाइज तो होता है, लेकिन उसका क्वांटा क्या है
ये मुझे मालूम नहीं है, इसलिए हम लोग इस पे ज़्यादा बहस नहीं करते हैं, सीधे बोलते हैं द क्वांटा ऑफ मास इज़ येट टू बी डिफाइंड। ये अभी डिफाइंड किए जाना है, लेकिन चार्ज तो क्वांटाइज्ड है ही, ये डिस्क्रीट है ही, ये कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। अब देखो, चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब समझ ही रहे हो, जिसको रिफरेंस फ्रेम से कोई मतलब नहीं है। ये रुका हुआ चार्ज रहे चाहे मोशन में चार्ज रहे, ठीक ना, ठीक ना। चार्ज जो है रेस्ट में हो मोशन में हो इक्वल होगा, लेकिन मास के साथ वो बात नहीं है। मास में जब वेलोसिटी आता है तो आइंस्टाइन का जो रिलेटिविस्टिक इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग उसमें चेंजिंग आता है। तो पहले तो इस एक पॉइंट को लिख लो। देखो, कंपैरिजन में कुछ और पॉइंट को ले लो। तुमको बीच में गैप में इसलिए लिख देते हैं ना, क्योंकि थोड़ा टाइम तुम्हारा बच जाए, डायरेक्ट देख सको। देखो, चार्ज जो है दो तरह का होता है, पढ़े हो, पॉजिटिव एंड निगेटिव। लेकिन मास हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मास कभी निगेटिव हो सकता है क्या? ये तो पॉसिबल है ही नहीं। अब देखो, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, इस बात को समझना। चार्ज होने के लिए इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, एक्सेस इलेक्ट्रॉन एक्सेस प्रोटॉन को होना जरूरी है। या सिंगल इलेक्ट्रॉन भी है सिंगल प्रोटॉन भी है तो उस पर चार्ज है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि चार्ज रहे लेकिन मास नहीं रहे? तो ये तो पॉसिबल है नहीं भाई। इलेक्ट्रॉन बिना मास का हो नहीं सकता, प्रोटॉन बिना मास का हो नहीं सकता। यानी कि चार्ज कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। जैसे कोई बॉडी है, ये न्यूट्रल है, टोटल चार्ज जीरो है, जितना इसमें इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन है, तो टोटल चार्ज जीरो। तो चार्ज जीरो है फिर भी इसका मास है कि नहीं? ये तो संभव है ना। फिर देखो एक और पॉइंट, एक्सेलरेटेड चार्ज इमिट्स रेडिएशन। चार्ज जब मोशन में आता है ना, और खास करके एक्सेलरेशन में यानी वेलोसिटी में चेंजिंग होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करता है। देखो, लाइट भी जो है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही टाइप है। जैसे एक्सरे हुआ, गामा रे हुआ, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस करता है। लेकिन मास में कितना भी एक्सेलरेशन दोगे तो वो कोई रेडिएशन प्रोड्यूस करने वाला नहीं है, ठीक ना। तो पहले तो तुम ये सब जो पॉइंट है इसको लिख लो। आज के क्लास में जो है तुमको हम चार्ज से रिलेटेड कंसेप्ट सिखाए हैं। देखो, एक बात तुमको और सिखा दे रहे हैं जो बेहतर होगा यहाँ के लिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना और तब जो है तुमको सिखा दे रहे हैं। इसको देखो, देखो अगर तुमसे कोई कहे, एक टर्म होता है, ठीक ना, स्टार दे करके बतला दे रहे हैं, स्पेसिफिक चार्ज। देखो, ये जो स्पेसिफिक चार्ज है ना, ये एक तरह से रेशियो है, द रेशियो ऑफ चार्ज एंड मास, ठीक ना, ऑफ द पार्टिकल। कोई भी पार्टिकल के चार्ज और मास का जो रेशियो है ना उसको क्या बोला जाता है? स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज यानी Q/m। अब तुम सोचो, अगर तुमसे कोई कह दे कि जो ये स्पेसिफिक चार्ज है वो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करेगा कि नहीं? देखो, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस फ्रेम, यानी चार्ज मोशन में हो या रेस्ट में हो उसका वैल्यू पर कोई फर्क नहीं होता, ठीक ना। चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस फ्रेम, बट ध्यान से सुनना, बट ए स्पेसिफिक चार्ज डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम। ए स्पेसिफिक चार्ज डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम।
इसका मतलब क्या हुआ जी? देखो चार्ज को तो रेफरेंस फ्रेम से मतलब नहीं है, लेकिन स्पेसिफिक चार्ज Q/m है ना, तो m को तो रेफरेंस फ्रेम से मतलब है ना। यानी चार्ज जो है वो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन स्पेसिफिक चार्ज का बात होगा तो उसमें मास भी ना शामिल हो गया, तो मास रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है। तो आज तुम लोग इतना ही सीखो, अगले क्लास में तुमको आगे सिखाएंगे कूलम्ब फोर्स वगैरह से रिलेटेड कंसेप्ट को। आज इतना ही, अगले दिन क्लास करने के पहले एक बार रिवाइज कर लेना।